एमडी कैट केमिस्ट्री के लिहाज से बच्चों इंतहाई अहम चैप्टर दैट इज़ योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से कई एक एमसीक्यू पास्ट ईयर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं एंड दिस चैप्टर इज आल्सो मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एमसीक्यू in MCAT and different universities test also. So must remember the things that I'm going to explain over here. Must concentrate the things what I'm going to say to you, that this point is important and this point has been asked in that manner in your past year MCQs, and in practice book they may ask like this kind of a manner. So must be focused and Bismillahirrahmanirrahim. एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा सबसे पहले आपको चंद बातों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जो है वो प्रोटॉन, मतलब कि नेगेटिव चार्ज स्पीशी एंड पॉजिटिव चार्ज स्पीशी जो है वो डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है। कहाँ डिस्कवर्ड हुए थे? डिस्कवर्ड हुए थे आपके पास बाय द ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उनकी डिस्कवरी हुई थी भाई किसमें? ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीशी ऑफ एन एटम एंड प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशी ऑफ एन एटम। इसी तरह से जो रेडियो एक्टिविटी है, सही है, रेडियो एक्टिविटी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की गई थी हीलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करवा के, सही है। जो हीलियम पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, उसकी बम्बार्टमेंट करवाई थी हमने बेरिलियम के ऊपर, और नतीजे में हमारे पास एक न्यू स्पीशी बनी थी कार्बन 612 और एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मास अबाउट 2 प्रोटॉन के बराबर था, वो यहाँ से रिलीज हुआ था और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। सो रेडियो एक्टिविटी जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी यहाँ पर, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में जो आपके पास न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। और आपके पास जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट है, फैराडे एक्सपेरिमेंट ये कंफर्म करता है, ये कंफर्म करता है किस बारे में कंफर्मेशन देता है, सही है, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी जो है उसने किस चीज़ की डिस्कवरी की? इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीशी जो है वो एटम का कैसे और कहाँ डिस्कवर हुआ। अब जो है बात कर लेते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन चूंकि ये एप्टीट्यूड है तो इसमें हम कोई पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ना उसके ऊपर इतनी लंबी चौड़ी तफसील में बात नहीं करने वाले, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है वो हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेसिक डिस्कशन करने नहीं बैठे, सही है। मैं थोड़ा सा स्पेस इस पेज पर क्रिएट कर लूँ ताकि मैं आगे पीछे इधर उधर होकर मजीद और पढ़ा सकूँ आप लोगों को। तो जैसे कि मैंने कहा कि अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, सही है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव चार्ज स्पीशी कह लीजिए, सही है, या डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है, सही है। तो डिस्कवरी जो है वो इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव चार्ज स्पीशी की, इसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो बच्चों डिस्कवरी जो है वो इलेक्ट्रॉन की या नेगेटिव चार्ज स्पीशी की जो है वो ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट में की गई थी, या जिसे हम कहते हैं कि क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में की गई थी, ठीक है। क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो इसकी डिस्कवरी कर ली गई थी। अब इसमें जो है वो हमने गैस को फिल्ड किया था और गैस को फिल्ड करने के बाद प्रेशर को रिड्यूस करते गए। पहले जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस होता हुआ नजर आया, फिर उसके बाद पूरी ट्यूब ही ग्लो होना शुरू हो गई, फिर और प्रेशर को रिड्यूस किया वैक्यूम पंप की मदद से, तो फिर जो है वो आपके पास बाकायदा जो है वो बीम ऑफ लाइट निकलना शुरू हुई जो कि कैथोड से प्रोड्यूस होकर एनोड की तरफ जाती थी, सही है। अच्छा, हमें एक्सपेरिमेंट के अंदर वो जो प्रेशर वैल्यूज है ना, कि जैसे कि फला प्रेशर पर, जैसे कि 0.1 atm प्रेशर पर हमें स्पार्क ऑब्जर्व हुआ, 0.01 प्रेशर के ऊपर जो है वो हमें पूरी की पूरी ट्यूब ग्लो होना स्टार्ट हो गई। तो ये जो प्रेशर वैल्यूज हैं, इन प्रेशर वैल्यूज को रिमेंबर रखिएगा क्योंकि यहाँ से पास्ट के अंदर एमसीक्यू आ चुका है और मजीद भी पूछ सकते हैं। असल चीज है जी इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सवाल, ठीक है। असल चीज है आपके पास इसकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज से सवाल, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव चार्ज स्पीशी, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ
इलेक्ट्रॉन की अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सबसे पहली बात ये कि इनके ऊपर जो था वो दे कैरी द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज जो है ये कैरी करते हैं, इसमें हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिली, क्योंकि ये जो है वो भाई डिफ्लेक्ट कर रहे थे, सही है। किधर डिफ्लेक्ट कर रहे थे, ये डिफ्लेक्ट कर रहे थे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। ये किस साइड डिफ्लेक्ट कर रहे थे, ये डिफ्लेक्ट कर रहे थे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये अपनी डिफ्लेक्शन को शो कर रहे थे। इसी तरह से इन्होंने मजीद डिफ्लेक्शन शो की थी, कहाँ डिफ्लेक्शन शो की थी जी, इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में भी। क्यों डिफ्लेक्शन शो की थी जी मैग्नेटिक फील्ड में, उसके पीछे क्या रीजन है, सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद बच्चे इस बात को जान लेते हैं कि कोई भी चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे जो है वो नेगेटिव चार्ज हो, जब भी वो ट्रैवल करता है तो ट्रैवल करते हुए वो अपने इर्द गिर्द दोनों फील्ड्स बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। जबकि एक रेस्ट चार्ज जो कि एक जगह पर पड़ा रहे तो वो अपने इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करता। तो चूंकि कैथोड रेस जो है वो उसमें चार्ज मूव कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज मूव कर रही थी, तो इसीलिए वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स क्रिएट कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बेटा इन्होंने क्या किया था जी, कास्ट किया था अपना शेडो, सही है। दे कास्ट द शेडो, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि ये मैटर है, ये आपके पास वेव्स नहीं है, ये आपके पास एनर्जी नहीं है, ये मैटर है। दे कास्ट द शेडो इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, तो ये लाजमी ये शेडो को कास्ट करेंगे। सबसे अहम चीज वो क्या है जी, इनका चार्ज टू मास रेशो, ठीक है। अब अगर हम चार्ज टू मास रेशो की बात करें तो चार्ज टू मास रेशो जो है बेटा, जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड हो, उस एटम से प्रोड्यूस्ड होने के बाद जो उस इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में मास होगा वो होगा 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 28 किलोग्राम, ठीक है। 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 28 किलोग्राम। जबकि उसके ऊपर जो चार्ज होगा बेटा, सही है, वो आपके पास जो कूलम में उसकी वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो चाहे किसी भी एटम के ऊपर से जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो आप निकालें, मतलब किसी भी गैस को आप यहाँ पे फिल कर दें, उससे जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा उसका चार्ज इतना ही रहेगा और उसका मास जो है वो इतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो दैट मीन्स के चार्ज टू मास रेशो जो इलेक्ट्रॉन का होता है ये फिक्स्ड रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज कभी भी नहीं होता, ठीक है। सर ये चार्ज टू मास रेशो भी जी बिल्कुल पता होना चाहिए, 1.758 एक्सपोनेंट माइनस 11, सही है, कूलम पर किलोग्राम जो है वो इसका चार्ज टू मास रेशो होता है, ठीक है। 1.758 एक्सपोनेंट 88 कूलम पर इसी तरह की एक वैल्यू है 1.75 समथिंग, मुझे एक्सपोनेंट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो ये बात ये याद रखनी है कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन्स फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज, ये कभी भी तब्दील नहीं होगा, चाहे इसके अंदर आप ग्लास ट्यूब में कोई भी गैस को फिल करते रहो, ठीक है। लेकिन यही चीज, अच्छा यही जब डिस्कवरी आप करते हो ग्लास ट्यूब की, तो इसी दौरान हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे कि जी अगर जो है वो कैथोड को परफोरेटेड ले लिया जाए, कैथोड जो है वो अगर आपके पास परफोरेटेड ली जाएगी तो परफोरेटेड कैथोड के पीछे हमें पॉजिटिव रेस बिल्कुल जो कि अपोजिट ट्रैवल कर रही थी कैथोड रेस के मुकाबले में, वो डिस्कवर होती है। तो इन्हें कहा गया था पॉजिटिव रेस, ठीक है, जिनको बाद में कह दिया गया डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ एन एटम, सही है। तो उसकी जो है ना डिस्कवरी बिल्कुल उसी के दौरान साथ साथ ही हो गई जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो वहां से आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, सही है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ एन एटम, सही है। इसमें बस एक ही चीज आपको पता होनी चाहिए, और वो क्या पता होनी चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि जी चार्ज टू मास रेशो जो है पॉजिटिव पार्टिकल का, ये आपके पास कभी भी जो है वो फिक्स नहीं होगा। चार्ज टू मास रेशो आप जिस गैस को भी ग्लास ट्यूब में फिल करोगे, हर उस गैस का
चार्ज टू मास रेशो मुख्तलिफ निकलेगा। कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल सोडियम गैस फिल्ड की है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद सोडियम आयन में तब्दील हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से अगर आपने लिथियम गैस ली है, सही है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद लिथियम आयन में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने पोटेशियम को गैसियस फॉर्म में इस ट्यूब में लिया है तो वो पोटेशियम जो है वो गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। अब जब लिथियम आयन यहाँ ट्यूब में प्रोड्यूस होगा तो लिथियम के ऊपर चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1.609 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, क्योंकि जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना बेटा वो सेम रहता है, सिर्फ उसके साइन का जो है वो फर्क होता है। ठीक है, जो उसके साइन का जो है वो फर्क होता है, वो क्या चार्ज जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से लेकिन लिथियम का जो मास है अगर मैं AMU में लूँ तो लिथियम का मास आएगा 7 AMU। इसी तरह से सोडियम आयन पर देखो जो चार्ज है वो एक ही पॉजिटिव चार्ज है, एक ही प्रोटॉनिक चार्ज को बता रहा है 1.609 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो आपके पास होता है 23 AMU। इसी तरह से जो पोटेशियम आयन है इस पर भी चार्ज +1 है, मतलब 1.609 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, लेकिन इसका जो मास है वो है 39 AMU। अब देखो इस वैल्यू को 23 से डिवाइड करने पर, इस वैल्यू को 7 से और इस वैल्यू को 39 से डिवाइड करने पर तीनों कंडीशन में आंसर इक्वल नहीं आएगा। तीनों कंडीशन में कभी आंसर छोटा आएगा कभी आंसर बड़ा आएगा। तो चार्ज टू मास रेशो हर गैस जब तब्दील करते जाओगे तो चार्ज टू मास रेशो हर उस गैस पर डिपेंड करता है जिस गैस को उसके अंदर भरा गया है। हल्की गैस होगी तो उसका चार्ज टू मास रेशो थोड़ा बड़ा निकलेगा, भारी गैस होगी तो उसका चार्ज टू मास रेशो थोड़ा छोटा निकलेगा। मतलब चार्ज टू मास रेशो जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल का जो कि इस ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रोड्यूस्ड होते हैं वो वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन अ गैस फिल्ड इनसाइड द ट्यूब या फिर इनसाइड द ग्लास ट्यूब। बस ये वाले पॉइंट याद रखना। पास का यही MCQ है कि जो पॉजिटिव रेज हैं उनकी जो प्रॉपर्टी वो डिपेंड करती है उस गैस पर जो कि उसमें भरी जाती है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जरिए से हुई। ऊपर मैंने बताया है बात को इंट्रोडक्शन जब दे रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल हैं जिनका चार्ज और मास हीलियम के बराबर होता है उसको जब बेरिलियम पर बम्बार्ड किया गया तो नतीजे में आपके पास कार्बन 612 स्पीशी प्रोड्यूस्ड हुई और एक न्यूट्रल पार्टिकल प्रोड्यूस्ड हुआ जो कि न्यूट्रॉन कहलाया। सही है। अब जो है बेटा आपको इनके चार्ज और इनके मास याद रहने चाहिए क्योंकि इनके चार्ज और इनके मास से सवालात आपके पास बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपको चंद और मजीद बातें भी पता होनी चाहिए। वो चंद और मजीद बातों के बारे में क्या पता होना चाहिए? पता ये होना चाहिए आपके पास कि देखो एक होता है आपके पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट, सही है, एटॉमिक रेडियस जब हम निकालते हैं तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट मतलब पहले शेल का रेडियस, दूसरे शेल का रेडियस, तीसरे शेल का रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए जो है वो A0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं n स्क्वायर से। सही है। अब जैसे कि आपके पास अब A0 की वैल्यू क्या होती है? A0 की वैल्यू होती है 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। सही है, 0.529 एमस्ट्रॉन्ग ये आपके पास जो है वो A0 की वैल्यू होती है। किसी भी शेल का रेडियस जब आपको निकालना होता है तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। बेसिकली तौर पर जो फॉर्मूला होता है, जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से किसी भी शेल तक का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए आपको A0 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है n स्क्वायर से और डिवाइड करना पड़ता है उसके एटॉमिक नंबर से। चूंकि ये फॉर्मूला जो है वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए है, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम के ऊपर इसको स्टडी किया गया था, इसीलिए हाइड्रोजन के लिए Z जो है वो 1 के बराबर होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास निकल कर ये वाला आ गया था A0 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑर्बिट का है तो आपने क्या करना है भाई, R बराबर है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो R बराबर है 0.529
मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर। सेकेंड ऑर्बिट का अगर आपको कह देगा तो आपने क्या करना है 0.529 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। थर्ड ऑर्बिट का अगर कह देगा कि निकालो रेडियस तो जो है वो आपने क्या करना है ए नॉट की जगह रख देंगे 0.529 और एन की जगह रख देंगे 3 और फॉर्मूले का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट और रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से आपसे एक और एक एमसीक्यू पूछा जाता है और वो एक और एक एमसीक्यू आपके पास बेटा आता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो Z से डिवाइड नहीं करेंगे सर, Z की वैल्यू बताया बेटा कि हाइड्रोजन जो है वो 1 होता है ना Z की वैल्यू, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर स्टडी की गई थी, तो हाइड्रोजन के रेडियस का फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए वाला फॉर्मूला। सर ये चार्ज टू मास रेशो भी पता होना चाहिए? जी बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, वो फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है, -k, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/n स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -k/n स्क्वायर, ठीक है। जिस शेल का भी आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यहाँ पर जो k की वैल्यू होती है, सही है, जो k की वैल्यू है बेटा, सही है, वो k की वैल्यू कितनी होती है 2.18 एक्सपोनेंट -18, सही है, 2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल्स पर एटम, सही है। या फिर किलो जूल में अगर निकालेंगे और किलो जूल पर मोल में अगर हम निकालेंगे तो 1312.8 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू आपको लेनी होगी। तो आपको देखना ये कि आपके पास ऑप्शंस में कौन से गिवन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट की अगर कहता है एनर्जी निकालो तो इसके लिए क्या करना है, और आपको कोई भी एटम दिया हुआ है और कहा गया ऑप्शन जितने भी है उसमें यूनिट जो है वो जूल्स पर एटम में आपके पास दी हुई है, तो आपने क्या करना है भाई, माइनस लिखा फॉर्मूले का, k की जगह लिख दो फॉर एग्जांपल 2.18 एक्सपोनेंट -18 और नीचे डिवाइड में लिख दो n स्क्वायर की जगह फर्स्ट ऑर्बिट का पूछा है तो 1 का स्क्वायर। और अगर यहाँ पर यूनिट क्या होगी, यहाँ पर यूनिट होगी आपके पास जूल्स पर एटम की, और शेल की कोई यूनिट n की नहीं होती। तो फाइनल आंसर किसमें आएगा, जूल्स पर एटम। लेकिन अगर कह देगा कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो है वो एनर्जी निकालो लेकिन आंसर में आपके पास यूनिट किलो जूल पर मोल में होगा, तो फॉर्मूला जो है ना -k/n स्क्वायर की जगह फॉर्मूले का माइनस लगाओगे और लगाने के बाद k की जगह लिखोगे 1312.8, सही है, और डिवाइड कर दोगे n स्क्वायर, n की जगह रखोगे 1 और स्क्वायर फॉर्मूले का। लेकिन यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, यहाँ यूनिट आएगी आपके पास किलो जूल पर मोल में। इसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट के लिए कहेगा तो बस नीचे जहाँ 1 आपने लिखा है वहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट के लिए कहेगा तो जहाँ आपने 1 लिखा है वहाँ 3 की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पर आपको फोर्थ ऑर्बिट के लिए कहेगा तो जहाँ आपने 1 लिखा है वहाँ 4 की जगह 1 की जगह 4 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सिर्फ n की वैल्यू चेंज होगी और किसी चीज की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो ये वाली बात भी आपके पास क्लियर हो गई। मैंने देखा है पास के अंदर और प्रैक्टिस एमसीक्यूज में ये चीज जो है वो आपसे पास में पूछी जा चुकी है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से बेटा आपके पास जो है वो किसी का कोई चैट पर सवाल है, सर मेरी थोड़ी सी क्लास मिस हो गई है, मैं कोचिंग में थी तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी रिकॉर्ड हो रही है क्लास, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है बेटा, परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्लास रिकॉर्ड हो रही, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हम अपने डिस्कशन को मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं कि अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली बोहर्स थ्योरी ही थी, लेकिन चूंकि बोहर्स थ्योरी के अंदर आपके पास जो 2 पॉइंट्स उसने एनर्जी और रेडियस से रिलेटेड है, जहां से न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आता है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन बोहर का एक पॉइंट है, सही है, मतलब बोहर से कोई ऐसा उसके पोस्टुलेट नहीं पूछते, इन्हीं पॉइंट्स को पूछते हैं बोहर के टॉपिक से, ठीक है। अब जो है बेटा मैं एक पॉइंट और बताने वाला, बोहर के मुताबिक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो जगह पर शेल पाया जाएगा जहां पर किसी भी एटम के लिए जो उस एटम की MVR की वैल्यू होगी वो उसके बराबर आएगी NH/2π के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट में मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है और फर्स्ट ऑर्बिट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन का मास वेलोसिटी और मुझे जो है वो उसका रेडियस निकालना है, मतलब
तो उसने कहा कि भाई न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पहला शेल है या दूसरा शेल है, तो किस जगह पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन वहीं पर मौजूद हो सकता है जहां पर उस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बराबर आ जाए NH/2 पाई के। H क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड। एन जो है वो शेल नंबर है और 2 पाई आपको पता है कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में पाया जा सकता है जहां पर रहते हुए इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2 पाई के बराबर निकले। ठीक है, तो ये बोहर से रिलेटेड बेटा पॉइंट थे जो कि मैंने यहां पर आपको अभी फिलहाल बताए। टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाते हैं। बोहर्स के अंदर से बेटा जैसे कि मैंने कहा कि कोई खास पोस्टुलेट से रिलेटेड सवाल नहीं आता। हाँ, एक और एक पॉइंट है, बोहर का कहना यह है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उन दोनों ऑर्बिट्स में एनर्जी का डिफरेंस होता है और उन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी को माइनस करोगे लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी से, और ये जो एनर्जी है ये बराबर होगी कम से कम एक फोटोन के अंदर पाए जाने वाले एनर्जी के, या 2 फोटोन के अंदर पाए जाने वाली एनर्जी के, या 3 फोटोन के अंदर पाए जाने वाली एनर्जी के, या 4 फोटोन के अंदर पाए जाने वाली एनर्जी के। मतलब ये हुआ कि जो 2 ऑर्बिट हैं, सही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन से पहले था और ट्रांजिशन करने के बाद क्या जंप करके गया, तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएगा वहां पर जाते हुए, सही है, जो भी वो एनर्जी रिलीज करेगा वो एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा, जब हायर से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा या लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है वो एनर्जी बराबर होगी किस एनर्जी के, कम से कम एक फोटोन में पाए जाने वाली एनर्जी के बराबर होगी, या फिर 2 फोटोन में पाए जाने वाली एनर्जी के बराबर होगी, या 3 फोटोन में पाए जाने वाली एनर्जी के बराबर होगी, या 4 फोटोन में पाए जाने वाली एनर्जी के बराबर होगी, या 6 फोटोन के अंदर पाए जाने वाली एनर्जी के बराबर होगी। वो आर्बिट्ररी क्वांटिटी में एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं करेगा, सही है, जिससे हमें ये पता लगता है कि 2 एनर्जी लेवल्स मतलब 2 शेल्स के दरमियान जो एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी का डिफरेंस है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो एवी वैल्यू कोई भी नहीं है। क्लियर हो गई बात है? सही है। अब हम बात करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है, और वो है बेटा स्पेक्ट्रम। क्लास भी खत्म होने में बस थोड़ा सा वक्त रह गया, तकरीबन 8 मिनट है हमारे पास। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम जो है बेटा जब भी रेडिएशंस को, सही है, पास किया जाता है किसी भी प्रिज्म से, जब भी रेडिएशन को पास किया जाएगा किसी भी प्रिज्म से, तो उस रेडिएशन में जितने भी एनर्जी के कंपोनेंट्स होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है, और वो आपको नजर आएंगे अलग अलग कलर्स की शक्ल में। तो वो जो कलर्स का आपको बैंड मिलेगा जिसमें अलग अलग कलर्स आपको मिलेंगे, उस इमेज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। So when a beam of light is passed through a prism, it breaks into its component and a colored image or an image is obtained. That image is called spectrum. स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो मेनली 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। मेनली कितने तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं बेटा? फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत डिटेल टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। पहला होता है भाई कौन सा स्पेक्ट्रम? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जबकि दूसरा कौन सा होता है जी? दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। दोनों में बस एक ही चीज का फर्क होता है, वो फर्क ये होता है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो इमेज आपको मिलेगी, कलर से बनी हुई जो इमेज आपको मिलेगी, भाई स्पेक्ट्रम जो आपको ऑब्जर्व होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर आपको मिल रहा है, ठीक है। अब ग्रीन कलर के बाद जो है वो फौरी तौर पर फॉर एग्जाम्पल जो है वो जैसे दूसरा कलर रेड स्टार्ट हो गया,
ठीक है। इसी तरह से जो है वो फॉर एग्जांपल उसके बाद जो है वो आपके पास पर्पल कलर स्टार्ट हो गया। इसी तरह से उसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल आपके पास स्काई ब्लू कलर स्टार्ट हो गया। तो एक कलर कहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा कलर कहाँ शुरू हो रहा है, इसके दरमियान में कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, उस लाइन स्पेक्ट्रम में फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ अगर आपके पास स्काई पर्पल कलर मौजूद है, तो उसके बाद बीच में एक जो है वो एरिया ऐसा होगा जो ब्लैक कलर का नजर आएगा, ठीक है, या जिस जगह पर कोई भी कलर मौजूद नहीं होगा। ब्लैक का मतलब होता है वो रीजन जहाँ भी कोई भी कलर नहीं हो। फिर उसके बाद बीच में गैप के बाद ऑरेंज कलर की फॉर एग्जांपल अगर आपको रेडिएशन दिखेंगी, देन उसके बाद आपको फिर से बीच में एक थोड़ा सा एरिया ऐसा दिखेगा जहां पर किसी भी किस्म की कोई भी लाइट कोई भी रेडिएशन आपको नजर नहीं आएंगी। देन उसके बाद फिर से जो है वो आपको फॉर एग्जांपल एक रेड कलर का रीजन मिलेगा। तो हर अलग अलग कलर्स को आप डिमार्केट आप मार्क कर सकते हो कि जी कौन सा कलर किधर शुरू हुआ, कौन सा कलर किधर खत्म हुआ। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को आप कहते हो लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अच्छा जी, तो जी है क्या भाई, द स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज नो लाइन ऑफ डिमार्केशन इज प्रेजेंट, सही है, दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। एंड दूसरा स्पेक्ट्रम जिसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द कलर्स इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, लाइन स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है भाई, ठीक है। पहला जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, जबकि दूसरा जो होता है वो होता है आपके पास इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम, सही है। तो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम और इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम और इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या फर्क होता है इसको जरा थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन और इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या फर्क होता है मैं ये समझाने लगा हूं। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में ज्यादातर रीजन आपको यानी कि बैकग्राउंड जो है वो आपको ब्लैक दिखेगा, फिर बीच में एक जगह ऐसी आएगी जहां थोड़ा सा आपको कलर दिखेगा, फिर दोबारा से बैकग्राउंड ब्लैक दिखेगा, फिर एक जगह आएगी जहां कलर दिखेगा, फिर उसके बाद जो है वो बैकग्राउंड ब्लैक दिखेगा, फिर थोड़ी सी कलर नजर आएगा, फिर बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, सही है। जबकि इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में पहले कलर दिखेगा, फिर उसके बाद एक छोटी सी बारीक सी लाइन आएगी दैट इज लाइन ऑफ डिमार्केशन, फिर कलर दिखेगा, फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन, फिर कलर दिखेगा, फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो जो ज्यादा हिस्सा होता है ना उसको कहते हैं बैकग्राउंड। तो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड इज ब्लैक एंड लाइंस आर अपीयरिंग एज कलर, जबकि इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम जो कि बल्ब से किसी एटम से किसी भी कोल्ड या हॉट गैस की रेडिएशन से जो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें जो बैकग्राउंड होगा वो ब्राइट होगा और बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन आर प्रेजेंट। तो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में जो बैकग्राउंड है सर ज्यादा पोर्शन ब्लैक क्यों होता है, सही है। एनर्जीज का फर्क होता है भाई, थोड़ी सी एनर्जी निकलती है फिर नहीं निकलती, फिर थोड़ी सी एनर्जी निकलती है फिर नहीं निकलती। तो जितनी देर तक एनर्जी नहीं निकलती या जितना एनर्जी के दरमियान गैप होता है, ठीक है, तो दो रेडिएशंस के दरमियान जितना ज्यादा एनर्जी का गैप होता है, जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होता है, उतना ज्यादा रीजन जो है वो आपके पास क्या होता है, ब्लैक मिलता है। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में आपको एमडी कैट के लिहाज से आपके एमसीक्यूज के लिहाज से सिर्फ एक पॉइंट पता होना चाहिए, दो पॉइंट बल्कि पता होने चाहिए। पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए आपको बेटा किसमें जो है बैकग्राउंड डार्क है, किसमें जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट है, सबसे पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए। और किस चीज से आने वाली रेडिएशन से जो है वो हम लाइन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन वाला हासिल कर सकेंगे और किसमें से इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम हासिल कर सकेंगे। इसमें आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें आपको जो है वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो टॉपिक है तकरीबन कोशिश करते हैं कि चलो अगले 4 मिनट में वो कवर हो जाए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये वाली बात समझाई गई है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये है हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, ठीक है,
और ये जो है फॉर एग्जांपल पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है, ये पांचवा शेल है, ये छठा शेल है और ये फॉर एग्जांपल सातवां शेल है। ठीक है, तो इसमें ये वाली बात समझाई गई है जी कि आप ये समझ लीजिए भाई इस बात को पक्का पक्का कि सेवंथ शेल के बाहर जो इनफाइनाइट स्पेस है वहां से भी फर्स्ट शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सिमिलरली इसी तरीके से जो सेवंथ शेल है, जो सेवंथ शेल है वहां से भी फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसी तरीके से आप इस बात को भी समझ लीजिए कि जो सिक्स्थ शेल है वहां से भी जो है वो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकता है। इसी तरह से जो आपके पास फोर्थ शेल है वहां से भी फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकता है। इसी तरीके से जो आपके पास थर्ड शेल है यहाँ से भी फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आ सकता है। सिमिलरली इसी तरीके से जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल से थर्ड शेल से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आ सकता है और थर्ड से सेकंड से, मतलब जो भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके तमाम तर बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें जंप करके आ सकता है। तो इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट से आ रहा है अगर फर्स्ट शेल में, सही है, या सेवंथ शेल से आ रहा है फर्स्ट में, या सिक्स आ रहा है फर्स्ट में, तो जितना ज्यादा एनर्जी का गैप है, देखो फर्स्ट शेल की एनर्जी E1, सेकंड शेल की एनर्जी E2, थर्ड शेल की एनर्जी E3, फोर्थ शेल की एनर्जी E4, फिफ्थ की E5, सिक्स की E6 और सेवन की E7। पिछले लेक्चर में ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोगों ने अगर बेटा लेक्चर सुना हो तो उसमें ये वाली बात आपको पता होगी कि E1 की एनर्जी कम है, E2 की एनर्जी और ज्यादा है, E3 की एनर्जी और ज्यादा है, E4 की एनर्जी और ज्यादा है, E5 की एनर्जी और ज्यादा है, E6 की एनर्जी और ज्यादा है और इसी तरह से E7 की एनर्जी और सबसे ज्यादा एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा एनर्जी का गैप होगा, सही है, E इज इक्वल्स टू एक्स सी अपॉन लैम्डा। इससे हमें ये पता लगता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सही है, तो जितने दूर से इलेक्ट्रॉन तशरीफ लाएगा शेल के अंदर उतना ज्यादा एनर्जी का गैप होगा और जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस होगी उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और जितना करीब से, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जितने करीब से इलेक्ट्रॉन आएगा और जितना कम एनर्जी का गैप होगा उतनी बड़ी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होगी। जबकि जितने दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा, जितना ज्यादा एनर्जी का गैप होगा उतनी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, इसके ऊपर जो मजीद हमारी बात रह गई बेटा, फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं लाइमन सीरीज। सेकंड शेल में जब आता है इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से, सही है, तो हम कहते हैं जो हमारे पास रेडिएशन प्रोड्यूस होगी जो विजिबल रीजन में, दैट इज बाल्मर सीरीज। थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो पैस्टन सीरीज। फोर्थ शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो फंड सीरीज और सिक्स शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो हाइजिन सीरीज। तो लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड और हाइजिन सीरीज प्रोड्यूस होती है। सही है, लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में लाया करता है, बाल्मर विजिबल रीजन में, इसी तरह से पास्टन जो है वो अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, फार फार इंफ्रारेड और वेरी फार इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशन जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है।